देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव थे, परंतु चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान नाच रही थी। वह जानता था शुरू हुआ मामूली सा खेल अब खतरनाक होता जा रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद देवराज चौहान की आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। देवराज चौहान बेड से उतरने जा रहा था कि ठिठक गया। चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। सामने ही कुर्सी पर नामाशी बैठा था। देवराज चौहान ने दरवाजे को देखा, वह बंद था। तुम? देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। नामाशी मुस्कुराया। तुम भीतर कैसे आए? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर पूछा। दरवाजे से। बंद था, खोल दिया, भीतर आकर फिर बंद कर दिया। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से नामाशी को देखा। तुम्हारे साथी दिन भर मेरा पीछा करते रहे, देवराज चौहान बोला। हाँ, मैंने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था, नामाशी ने सख्त स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था कि तुम हकीकत में क्या हो। वास्तव में अपने दोस्त की दुर्गति का बदला लेने के खातिर इस मामले में हो या मुझे बेवकूफ़ बनाकर मूर्ति हासिल करना चाहते हो। यूं तो मुझे तुम पर यकीन सा था, परंतु मैं पूरी तरह विश्वास कर लेना चाहता था। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। तो क्या लगा मेरे बारे में? सबसे पहली बात तो यह सामने आई कि तुम बहुत खतरनाक इंसान हो। देखने में खूबसूरत और शरीफ लगते हो, परंतु मेरे आदमियों ने बताया कि तुम कैसे हो। वैसे तो इस बात का एहसास मुझे तब भी हो गया था जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था। नामाशी का स्वर शांत था। मेरे साथियों ने बताया कि तुमने कैसे उन 4 आदमियों का मुकाबला किया। 2 भाग गए, 2 को तुमने गोली मार दी और फिर एक को तुमने जलती कार में फेंक दिया। हाँ, देवराज चौहान के जबड़ों में दरिंदगी से भरा कसाव था। जिन्हें मैं तलाश कर रहा था वे वही लोग थे, और अभी 2 ही खत्म हुए हैं, 3 बकाया हैं, और मूर्ति के पीछे हैं वह लोग भी। उनका बड़ा प्रदीप साहू है। देर सवेर वह सब भी मेरे हाथों से मरेंगे। नामाशी के चेहरे पर गंभीरता उभरी। प्रदीप साहू? हाँ, मैं देखूंगा इसे की मूर्ति कैसे ले पाता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरे साथियों को बचाया, नामाशी ने एक आभार भरी मुस्कान के साथ कहा। वह बताते हैं कि जिस फुर्ती के साथ तुमने उन 5 को शूट किया, ऐसी फुर्ती दिखाना हर किसी के बस का नहीं है। जिस तरह तुमने कुछ ही घंटों में 7 आदमियों को शूट कर दिया, उसे देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, जबकि पहले मैं तुम्हें मामूली ही समझता था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह मेरे साथियों को नहीं बचाता, सोचता मेरी जान बच गई, यही बहुत है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। अब तो तुम्हारे शिकार मिल गए हैं, इसलिए मूर्ति के मामले से तो दूर रहोगे। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। अब तो मैं चाहकर भी मूर्ति के मामले से दूर नहीं रह सकता। क्या मतलब? नामाशी की आंखें सिकुड़ी। इस समय हर कोई यही समझ रहा है कि मूर्ति मेरे पास है, या फिर मूर्ति के बारे में मुझे जानकारी है। इसी सोच के साथ पाटिल मेरे पीछे है, प्रदीप साहू मेरे पीछे है, मिस किलोरा नाम की खतरनाक युक्ति मेरे पीछे है। ऐसे में मैं उन लोगों को छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकता। नामाशी ने सिर हिलाया, फिर बोला, यह बदमाश किसके थे जो मेरे साथियों की जान ले लेना चाहते थे? मिस किलोरा नाम की विदेशी युवती है, वह तुम्हें ज़्यादा बड़ा खतरा मान रही है, इसलिए मूर्ति पाने के साथ साथ वह तुम लोगों को भी खत्म कर देना चाहती है। तुम्हें कैसे मालूम? नामाशी के दांत बिछ गए। मिस किलोरा से एक बार मुंबई में मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु इस समय वह खंडाला में है, क्योंकि कुछ देर पहले उसका फोन आया था, तब उससे मेरी बात हुई। मिस किलोरा देखने में कैसी है? नामाशी ने एक एक शब्द चबाकर पूछा। देवराज चौहान ने हुलिया बताया, मैं तलाश कर लूंगा इसे कि यहाँ कहाँ पर है, दृढ़ता भरे शब्दों में कहते हुए नामाशी उठ खड़ा हुआ।
बैठो। क्या? बैठो, तुमसे बात करनी है। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारते हुए कहा। देवराज चौहान को देखता नामाशी बैठ गया। तुम अपने देवता की मूर्ति की तलाश में हो, जिसे जयप्रकाश तुम्हारे कबीले से चुरा लाया था। हाँ, अगर तुम्हें वह मूर्ति मिल जाए तो तुम वापस अपने कबीले में चले जाओगे। अवश्य, नामाशी बोला। हम यहाँ पर सिर्फ दो काम करने आए हैं, देवता की मूर्ति वापस ले जाने के लिए, जयप्रकाश को मौत की सजा देने के लिए, जिसने हमारे देवता की मूर्ति उठाने की हिम्मत की। देवराज चौहान ने सिगरेट एस्ट्रे में डाली, फिर बोला, नामाशी, इन दोनों बातों में से मैं तुम्हें एक बात मानने को कहूँ तो कौन सी बात पसंद करोगे? क्या मतलब? या तो मूर्ति ले लो या फिर जयप्रकाश को मारकर सजा देने का इरादा पूरा कर लो। इसका मतलब तुम्हें मालूम है कि जयप्रकाश और हमारे देवता की मूर्ति कहाँ पर है। मुझे इन दोनों में से एक बात भी नहीं मालूम। तो फिर तुम यह बात कैसे कह रहे हो? मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो यह दोनों बातें जानता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वह इस शर्त पर मूर्ति का पता ठिकाना बताने को तैयार है कि जयप्रकाश को कुछ न कहा जाए। अब तुम सोच लो, अगर मूर्ति पाने के साथ साथ जयप्रकाश को भी सजा देना चाहते हो तो फिर मूर्ति तलाश करते रहो, जयप्रकाश को तलाश करते रहो। हो सकता है तुम्हें दोनों मिल जाएं, या फिर हो सकता है तुम्हें कुछ भी न मिले। कई लोग मूर्ति पाने के ख्वाहिशमंद हैं। कोई भी मूर्ति हासिल करके यहाँ से खिसक सकता है। मेरे ख्याल में तब तुम उसे तलाश नहीं कर पाओगे, और जयप्रकाश भी लंबे समय तक खुद को छिपाए रख सकता है। इन बातों को ध्यान से सोचो तो शायद तुम्हें मूर्ति पाकर वापस अपनी बस्ती में चले जाना ही ठीक लगेगा। नामाशी बिचे दांतों से देवराज चौहान को देखता रहा। जो मूर्ति और जयप्रकाश के बारे में जानता है, तुम उसके बारे में हमें बता दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मतलब कि उसके बारे में तुम्हें बताकर उसके साथ दगाबाजी करूं? क्या हर्ज है? नामाशी, मेरे लिए न तो तुम ज़्यादा सगे हो न ही वह। मैं तो न्यूट्रल होकर चलना पसंद करूंगा। नामाशी के चेहरे पर कठोरता के भाव छाए रहे। देवराज चौहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि फोन की घंटी बज उठी। हेलो, देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। मज़े में हो? आने वाली आवाज़ प्रदीप साहू की थी। तुम? देवराज चौहान की आवाज़ में कड़वापन आ गया। यार, नाराज क्यों होते हो? साहू की आवाज़ में मीठेपन के भाव पाकर देवराज चौहान मन ही मन हैरान हुआ। तुमने मेरे दो आदमियों की जान ले ली। देख लो, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। प्रदीप साहू का सुनाई देने वाला स्वर पहले जैसा ही था। लेकिन मुझे इस बात का वास्तव में दुख है कि तुम्हारी कार जल गई। कहो तो नई कार खरीद देता हूँ, लेकिन नाराज मत होना। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना साहू? बिल्कुल ठीक है यार, मेरा दिमाग कभी भी खराब नहीं होता। साहू की प्यार भरी आवाज़ आई। जिस ढंग से तुम बात कर रहे हो उससे तो मुझे तुम्हारा दिमाग खराब ही लगता है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं पहले तुम्हें पहचान नहीं सका था, जरा सा चूक गया। तो अब क्या पहचाना? तुम देवराज चौहान हो, गुरु के गुरु, महागुरु। तुम्हारे सामने मैं भला क्या हूँ? प्रदीप साहू का गहरी सांस लेने का स्वर सुनाई दिया। दोपहर की मुलाकात के बाद अचानक ही ध्यान आ गया कि तुम्हारा चेहरा उस तस्वीर के साथ मेल खाता है जो मैंने कभी अखबार में छपी देखी थी। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोर भाव उभरे। फिर तुम जैसे महागुरु के साथ दुश्मनी कैसी? आज जो हुआ गलती से हुआ। तब तो तुम्हें हैरानी होनी चाहिए कि तुम आज बच निकले। छोड़ो, हमें नाराजगी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक बात बता दो। तुम्हारी बातों से लगता है कि जैसे तुम्हें मेरी और मेरे आदमियों की तलाश रही। मेरे आदमियों की हरकतों की खबर तुम्हें बराबर रही।
प्रदीप साहू का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान के दांत बिचे पड़े थे। याद है, तुमने जिसको अपने तौर पर मारकर अस्पताल पहुंचा दिया था, और अस्पताल में भी तुम उसकी जान लेने पहुंच गए थे। तुम यानी कि तुम्हारे ही आदमी। हाँ, मैंने ही उन्हें भेजा था, लेकिन इस बात से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम जिसकी जान के पीछे पड़े थे वह मेरा दोस्त है, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। जगमोहन, हाँ, तब तो मुझसे भारी भूल हुई। मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में, शांत स्वर में साहू बोला। लेकिन उसके कारण मेरे हाथों से जयप्रकाश निकल गया। मूर्ति हाथ आने का सुनहरी मौका निकल गया। खैर छोड़ो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करूं? देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। हमें आपस में दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। हमें साहू, देवराज चौहान के स्वर में गुर्राहट थी। तुम अपना पूरा जोर लगाकर जगमोहन की जान लेने की चेष्टा कर चुके हो, और मैं तुम्हें तलाश करके खत्म करने निकला हूँ। हम में सुलहनामे की गुंजाइश नहीं। दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। हम साथ मिल जाए तो मूर्ति तलाश करके करोड़ों कमा सकते हैं। मुझे करोड़ों नहीं, तुम्हारी जान कमानी है। अपनी मौत का इंतजार करो। प्रदीप साहू का गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। मैंने तो सोचा था तुम समझदार हो, हम में दोस्ती हो जाएगी, लेकिन तुम तो। अपनी मौत का इंतजार करो साहू, मूर्ति को भूल जाओ। देखते हैं किसकी मौत आती है। एकाएक प्रदीप साहू की आवाज़ में भी खतरनाक भाव आ गए। रही बात मूर्ति की, तो उसे सिर्फ मैं ही हासिल करूंगा। तुम अभी साहू को नहीं जानते। देवराज चौहान ने पूरी बात सुने बिना ही रिसीवर रख दिया। दांत बीचे हुए थे, चेहरे पर कठोरता नाच रही थी, आंखों में सुर्खी उभर आई थी। उसने सामने बैठे नामाशी को देखा। नामाशी ने उसके बिगड़े तेवरों को पहचान लिया था। उठो, जाओ यहाँ से। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। क्या मतलब? क्षण भर के लिए नामाशी भी कुछ न समझते हुए सकपका उठा। मैंने कहा है जाओ, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। जाकर जयप्रकाश की तलाश करो और उसकी जान ले लो। कम से कम सजा देने वाला एक काम तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मूर्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मूर्ति पाने के दौड़ में बहुत खतरनाक लोग शामिल हैं। उनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। उनका मुकाबला करने की समझ भी अभी तुम में नहीं है। नामाशी देवराज चौहान के चेहरे को देखता रहा। कई पल ऐसे ही बीत गए। जयप्रकाश शास्त्री हमारे कबीले का मुजरिम है। उसने हमारे देवता का अपमान किया है। मैं कब तुम्हें मना कर रहा हूँ या कब तुम्हें रोक रहा हूँ? जयप्रकाश ने तुम्हारे देवता की मूर्ति चुराकर तुम्हारे देवता का अपमान किया है, तो जाओ उसे मारकर अपने अपमान का हिसाब बराबर करो। लेकिन अपने देवता की मूर्ति की परवाह मत करना। उसे बेशक कोई भी ले जाए, कोई विदेशी ले जाए, विदेश में वह मूर्ति बिक जाए, उसकी परवाह नहीं। लेकिन खूब खुश होना कि कम से कम तुमने मूर्ति चोर की जान लेकर उसे सजा तो दे दी। उसके बाद अपने कबीले में सुबह शाम देवता की पूजा कैसे करोगे? उसे तिलक कैसे कहाँ से लगाओगे? इस बारे में परवाह करने की जरूरत ही क्या है? जाओ तुम्हारी मेरी बात नहीं बनने वाली। तुम समझदार हो, परंतु इतने समझदार नहीं कि मूर्ति या मूर्ति चोर में से अपने काम की एक चीज पसंद कर सको। नामाशी ने बेचैनी से पहलू बदला। अगर तुम कबीले में न रहकर अपनी सीमित दुनिया से बाहर रह रहे होते, तो मेरी बात कब की समझ चुके होते। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने दोस्त की हुई बुरी हालत का बदला ले रहा हूँ। जिस दिन मेरा यह काम पूरा हुआ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें मूर्ति दिलवा सकता हूँ और जयप्रकाश की जान भी बचा सकता हूँ। तो ऐसा कर देने में मेरा क्या जाता है? लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बातें नहीं आने वाली। इसलिए अब मुझे भी नहीं परवाह कि तुम्हें देवता की मूर्ति वापस मिलती है कि नहीं।
चंद पलों की खामोशी के बाद नामाशी बोला, तुम ठीक कहते हो, मुझे अपने देवता की मूर्ति को पाने की सोचना चाहिए। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। अगर मैं तुम्हें इस बात की जुबान दे दूं कि जयप्रकाश को कुछ नहीं कहूँगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे देवता की मूर्ति मिल जाएगी? नामाशी गंभीर था। मैं हूँ गारंटी। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझसे वायदा करने के बाद तुम निश्चित होकर रह सकते हो। तुम्हें मूर्ति मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं करोगे, मनमानी नहीं करोगे। अगर की तो मेरा वायदा, मेरी गारंटी उसी समय समाप्त हो जाएगी। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर दृढ़ता भरे स्वर में कहा। नामाशी ने गंभीरता भरे अंदाज में धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है देवराज चौहान। 1 घंटे बाद मुझे होटल के बाहर मिलना, शायद मूर्ति आज ही मिल जाए। 1 घंटे बाद देवराज चौहान होटल के बाहर नामाशी से मिला। साथ में नामाशी के साथी भी थे। वह सब कार में बैठे और कार आगे बढ़ गई। कई पलों तक कार में सन्नाटा छाया रहा। मूर्ति अभी मिल जाएगी? नामाशी ने खामोशी तोड़ी। अभी नहीं तो मेरे ख्याल से रात तक तो मिल ही जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। नामाशी ने खिड़की से बाहर ढलती शाम पर नजर मारी। नामाशी के दोनों साथियों के चेहरे पर तसल्ली के भाव थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया और कार ड्राइव करते नामाशी के साथी पर निगाह मारी। तेज रफ्तार के साथ वह कार दौड़ा रहा था। आज दिन में मैं मुंबई गया था मिसेस गोम्स से मिलने, नामाशी ने बात करने के लहजे में कहा। मैंने सोचा एक बार फिर उससे जयप्रकाश के बारे में जानने की चेष्टा करूं। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर नामाशी को देखा, लेकिन मिसेस गोम्स से मुलाकात नहीं हो सकी। बाहर ताला लटक रहा था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। न ही उसने नामाशी को बताया कि अब वह कभी भी मिसेस गोम्स से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। पड़ोसी से मिसेस गोम्स के बारे में पूछा नहीं? नहीं। 2 घंटे बाहर ही इंतजार किया, फिर वापस आ गया। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करने वाले नामाशी के साथी से कहा, तुम दोनों दिन में भी मेरे पीछे थे। इस वक्त भी हमें वहीं जाना है। दोपहर को मैं जिस घर में गया था, नामाशी ने अपनी भाषा में ड्राइवर को कुछ समझाया। फिर ड्राइव करने वाले ने सिर हिला दिया। 15 मिनट बाद उसने ठीक जगह कार रोकी। चारों नीचे उतरे। सामने ही पहाड़ी पर अनीता शास्त्री वाला मकान नजर आ रहा था। भीतर हो रही रोशनी नजर आ रही थी। तुमने? देवराज चौहान ने नामाशी से कहा। सामने वाले को यकीन दिलाना है कि वह मूर्ति तुम लोगों के देवता की है। जयप्रकाश ने तुम्हारे कबीले से ही वह मूर्ति चुराई थी। यह बहुत जरूरी है। नामाशी ने सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। आओ। उसके बाद चारों उस मकान की तरफ बढ़ गए। मकान के बरामदे में पहुंचकर देवराज चौहान ने बेल बजाई। दरवाजा नहीं खुला। दूसरी बार फिर बेल बजाई, तब भी दरवाजा नहीं खुला तो देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। घर वाले कहीं बाहर गए होंगे, नामाशी बोला। भीतर लाइटें ऑन हैं, देवराज चौहान ने कहा। वे लाइटें ऑन छोड़कर भी बाहर जा सकते हैं। हम इंतजार करते हैं, वह आ जाएंगे। देवराज चौहान कई पलों तक अनिश्चित सा खड़ा रहा। फिर जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर हाथ लगाकर धक्का दिया तो दरवाजे के पल्ले खुलते चले गए। दरवाजा तो खुला है, नामाशी के होठों से निकला। देवराज चौहान बिना कुछ कहे भीतर प्रवेश कर गया। नामाशी और उसके साथी देवराज चौहान के साथ उसके पीछे थे। भीतर सन्नाटा सा छाया महसूस हो रहा था। ड्राइंग रूम वैसा ही था जैसा उसने दिन में देखा था। कोई भी सामान इधर उधर नहीं था। हर तरफ निगाह डालने के पश्चात असमझता से गिरा देवराज चौहान ड्राइंग रूम के साथ लगते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा पार करके उसने भीतर प्रवेश किया। यह बेडरूम था, परंतु बेडरूम का दृश्य देखकर देवराज चौहान के दांत बिछ गए।
अनीता शास्त्री बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बेड से नीचे की तरफ झुका हुआ था। बाल नीचे को लहराते फर्श को छू रहे थे। उसकी गर्दन पर चाकू के 2-3 घाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। घाव से खून बहकर बेड और फर्श पर गिरा पड़ा था और अब खून बहना बंद हो चुका था। हत्या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पहले हुई लगती थी। यह कौन है? पीछे खड़े नामाशी के होठों से निकला। लाश को घूंटे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। इसी से बात करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। लेकिन यह तो मर गई, किसी ने इसे मार दिया, नामाशी ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान के होठ बिचे हुए थे। किसने मारा इसे? देवराज चौहान आगे बढ़ा और ध्यान से लाश को देखने लगा। स्पष्ट नजर आ रहा था कि अनीता शास्त्री को बेहद बेदर्दी से मारा गया था और गले पर चाकू से वार करने का मतलब था कि हत्यारा नहीं चाहता था कि वह जिंदा बचे और कुछ कहने सुनने के काबिल रहे। देवराज चौहान खुद नहीं समझ पा रहा था कि ठीक मौके पर अनीता शास्त्री की जान किसने ले ली, जबकि वह मूर्ति के बारे में बताने ही जा रही थी। एक बड़ी समस्या हल होने ही जा रही थी। यह है कौन? नामाशी की आवाज में ढेर सारी उलझन थी। जयप्रकाश शास्त्री की बीबी। क्या? नामाशी चौंका। शास्त्री की बीबी? हाँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इसे मालूम था मूर्ति कहाँ पर है। शाम को इसने मुझे मूर्ति के बारे में बताना था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तभी नामाशी का साथी अपनी भाषा में कुछ बोला। दूसरा भी बोला। नामाशी उनसे बात करने लगा। करीब आधा मिनट उनके बीच बात होती रही। उसी समय देवराज चौहान की निगाह बेड के दूसरी तरफ पड़ी। वहां उसे किसी का पाँव नजर आया। देवराज चौहान जल्दी से आगे बढ़ा और बेड की ओट में पड़े शरीर को देखकर ठिठका। वहां जयप्रकाश की 12 वर्षीय बेटी पड़ी थी, जिसके जिस्म पर 2-3 जगह चाकुओं के निशान थे। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। देवराज चौहान हक्का बक्का सा यह सब देखता रहा। नामाशी और उसके दोनों साथी भी आगे बढ़ाए। ये कौन है? जयप्रकाश की बेटी, दांत पीचकर कहते हुए देवराज चौहान आगे बढ़कर झुका और जयप्रकाश की बेटी को चेक करने लगा। दूसरे ही पल देवराज चौहान चौंका। बेहद मध्यम सी उसकी धड़कन चल रही थी। अभी यह जिंदा है, चौहान के होठों से निकला। पल भर के लिए खामोशी छा गई। नामाशी, इसे अस्पताल लेकर चलना होगा। ठीक है, इसे मैं और तुम लेकर चलेंगे। मेरे दोनों साथी यहाँ रहेंगे, नामाशी बोला। क्यों? इनका कहना है कि हो सकता है कि वह मूर्ति यहीं कहीं छिपी हो। यह मूर्ति की तलाश। कोई जरूरत नहीं, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। मूर्ति यहाँ नहीं है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मामले में अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। नामाशी के चेहरे पर असहमति के भाव उभरे। नामाशी के एक साथी ने तेज स्वर में नामाशी से कुछ कहा। एक नजर यह घर देख लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है मूर्ति यही हो, नामाशी बोला। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। कम से कम मूर्ति तो यहाँ नहीं है, और अगर तुमने अपनी मनमानी करनी है तो मैं अभी इस मामले से अलग हो जाता हूँ। फिर तुम जो भी करो, मेरा कोई मतलब नहीं। नामाशी ने होठ बंद रखे, परंतु चेहरे के भाव से स्पष्ट तौर पर सहमत नहीं लग रहा था। देवराज चौहान ने झुककर जयप्रकाश की बेटी को बाहों में उठाया। नामाशी और उसके साथी उसके साथ हो गए। कार द्वारा 15 मिनट में ही वह अस्पताल पहुंचे। जयप्रकाश की बेटी को मरणासन अवस्था में वहां दाखिल कराया। डॉक्टर वगैरह पुलिस को उसके बारे में सूचित न करे, इसके लिए उन्होंने एक मोटी रकम मुंह बंद करने के लिए दी। फौरन ही उसका इलाज शुरू हो गया। देवराज चौहान नामाशी को एक तरफ ले जाकर बोला, तुम्हें अस्पताल में इसका ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी। हो सकता है माँ की तरह यह भी जानती हो कि मूर्ति कहाँ है। नहीं तो कम से कम यह तो बता सकती है कि
उसकी यह हालत करने वाला कौन है? वह जो भी है अवश्य मूर्ति की तलाश में होगा और शायद उसे मूर्ति के बारे में मालूम भी हो गया हो। नामाशी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मुझे तो लगता है यह सब जयप्रकाश ने किया है। नामाशी बोला। क्यों? तुमने बताया कि जयप्रकाश की बीवी मूर्ति के बारे में बताने जा रही थी और हो सकता है जयप्रकाश उसके इस फैसले से सहमत न हो, दोनों में तकरार हुई हो और जयप्रकाश यह सब करके मूर्ति लेकर भाग गया हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। जबरदस्ती की कड़ी बनाने के लिए ऐसा कह देना बुरा नहीं है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो, वैसा नहीं हुआ। तो फिर मालूम होता तो तुम्हें पहले ही बता देता। जयप्रकाश की लड़की का ध्यान रखना। वह यह काम तो मेरे साथी भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथियों से ज़्यादा तुम्हारे यहाँ होने की जरूरत समझता हूँ। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मूर्ति की फिक्र मत करो, उसे मैं तलाश कर लूँगा। नामाशी सहमत न होते हुए भी खामोश रहा। जब लड़की की तबीयत सुधरे तो फोन कर देना। देवराज चौहान वापस अनीता शास्त्री के मकान पर पहुंचा। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। जब वह जयप्रकाश की बेटी को लेकर अस्पताल के लिए निकला था तो लाइटें ऑन थी, परंतु अब सब लाइटें बंद थी और मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ। यह तो स्पष्ट था कि उसके जाने के बाद कोई मकान में आया था। आने वाला अभी भीतर था या चला गया, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। देवराज चौहान ने जेब में मौजूद रिवॉल्वर को टटोला, फिर अंधेरे में चारों तरफ निगाह घुमाते हुए आगे बढ़ा। खतरा हो भी सकता था और नहीं भी। मकान के बरामदे में पहुंचकर वह क्षण भर के लिए ठिठका। भीतर प्रवेश करने वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें झिरी नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लिया और 2 कदम आगे बढ़कर खुले पल्ले को धक्का देते हुए उसे पूरा खोल दिया। भीतर कमरे में अंधेरा दिखाई दिया। कोई आहट या ऐसा कुछ नहीं था कि देवराज चौहान को गड़बड़ लगती। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान कमरे में प्रवेश कर गया। सिर्फ 1 कदम ही वह कमरे में गया होगा कि वेग के साथ उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर तिपाई पड़ी। वार इतना जबरदस्त था कि रिवॉल्वर हाथ से छूट गई। पीड़ा को दबाने के लिए उसने दूसरे हाथ को कलाई से पकड़ लिया, इससे पहले कि वह कुछ सोच या संभल पाता। अंधेरे में किसी ने दोनों हाथ कंधे पर मारकर उसे जोर से धक्का दिया। देवराज चौहान लड़खड़ाया और दरवाजे के साथ टकराते हुए पीछे की दीवार के साथ जा लगा। इसके साथ ही उसने किसी साय को खुले दरवाजे से बाहर भागते देखा। ठहरो, देवराज चौहान चिल्लाया, परंतु उस भागने वालों को कहाँ रुकना था। देवराज चौहान संभला, अपनी कलाई की सारी पीड़ा भूलकर भागने वाले के पीछे दौड़ा। गुप्त अंधेरे में आगे वाला उससे 15-20 कदम आगे था। अंधेरे में भी स्पष्ट नजर आ रहा था कि आगे वाला छोटे कद का था, बेहद फुर्तीला इंसान था। थोड़ा सा फासला होने पर भी देवराज चौहान उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह छोटी सी पहाड़ी का पथरीला रास्ता था। ठीक तरह से भागा भी नहीं जा रहा था। एकाएक आगे दौड़ते इंसान का पैर किसी पहाड़ी पत्थर से टकराया, किसी पहाड़ी पत्थर में उलझा और खुद को संभाल न पाने के कारण वह लुढ़कता हुआ चला गया। कुछ लुढ़कियां खाने के बाद वह संभला, परंतु उसके उठ पाने से पहले ही देवराज चौहान उसके सिर पर आ खड़ा हुआ। वह वहीं ठिठका रह गया। गुप्त अंधेरा होने के कारण कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में किसी का चेहरा देख पाना संभव नहीं था। वह अंधेरे में परछाई की तरह लग रहा था। कौन हो तुम? देवराज चौहान नीचे पड़े भागने वाले इंसान के करीब ठिठक कर सख्त स्वर में बोला। नीचे पड़े इंसान ने कुछ नहीं कहा। बोलो, देवराज चौहान ने गुर्राकर उसकी टांग पर जूते की ठोकर मारी। कौन हो तुम? भीतर क्या कर रहे थे और मुझ पर वार करके बचने के खातिर भागे क्यों? उसी पल नीचे पड़े शख्स ने अपनी लात घुमाई, जो कि देवराज चौहान के टांगों पर पड़ी।
देवराज चौहान लड़खड़ाया। तभी नीचे पड़े इंसान ने देवराज चौहान की टांग पकड़कर झटका दिया। देवराज चौहान के पांव उखड़ गए। वह कूलों के बल नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वह संभल पाता, नीचे वाला साया फुर्ती से उछला और तीर के भांति अंधेरे में दौड़कर गुम होता चला गया। देवराज चौहान उठा और गहरी सांस लेकर अंधेरे में निगाह दौड़ाने लगा। भागने वाला अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान समझ गया कि वह हाथ से निकल चुका है। वह वापस मकान में पहुंचा और लाइटें ऑन करके उस कमरे में पहुंचा जहां अनीता शास्त्री की लाश पड़ी थी। लाश अभी तक वहीं थी और वैसी ही मुद्रा में पड़ी थी। स्पष्ट था कि किसी ने भी लाश को छेड़ा नहीं है। उसके बाद देवराज चौहान घर की तलाशी लेने में व्यस्त हो गया। वह ऐसी कोई चीज तलाश करने की चेष्टा कर रहा था जिससे कि मूर्ति तक पहुंचने में आसानी हो, या फिर जिसने अनीता शास्त्री की हत्या की है उसके बारे में कुछ मालूम हो सके, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यह हत्या मूर्ति से ही वास्ता रखती है। तभी सुनसान शांत माहौल में एकाएक फोन की घंटी बज उठी। देवराज चौहान ठिठका, फिर पलटकर दूसरे कमरे में पहुंचा जहां फोन बज रहा था। सोचों में गुम देवराज चौहान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, परंतु बोला कुछ नहीं। फोन करने वाला शायद उसकी तरफ से बोलने का इंतजार कर रहा था। सांसों की आवाज देवराज चौहान के कानों में स्पष्ट पड़ रही थी। हेलो, दूसरी तरफ से कहा गया। देवराज चौहान के लिए यह नई आवाज थी। पहले इस आवाज को उसने नहीं सुना था। हेलो, देवराज चौहान ने कहा। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से पूछा गया। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मैंने पूछा है, तुम इस घर में क्या कर रहे हो? क्यों? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मुझे यहाँ कुछ क्यों नहीं करना चाहिए? यह मेरा घर है मिस्टर। देवराज चौहान चौंका। कौन हो तुम? जयप्रकाश। मैंने तुम्हारी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। कौन हो तुम? तुम्हें याद होगा कि एक रात एक शख्स ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें वहां से भगा दिया था। क्षण भर की चुप्पी के बाद आवाज आई। हाँ, तुमने बचाया था मुझे? नहीं, वह मेरा दोस्त था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वह मेरा दोस्त है। तुम्हें वहां से भगा देने के बाद वह खुद ही उन लोगों के हाथों में पड़ गया। उन्होंने मेरे दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुरंत ही डॉक्टरी सहायता मिल जाने से बच गया। अस्पताल में उन्हीं लोगों ने फिर उसकी जान लेने की चेष्टा की। जयप्रकाश की आवाज नहीं आई। मजबूर होकर मुझे उन लोगों की तलाश में निकलना पड़ा। कौन थे वह लोग? प्रदीप साहू के आदमी। जयप्रकाश का व्यग्र सा उसके कानों में पड़ा। लेकिन तुम इस मामले में आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। साहू खतरनाक आदमी है। वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम बताओ, प्रदीप साहू का ठिकाना कहाँ है? वह कहाँ मिल सकता है? साहू बहुत चालाक आदमी है। वह जरूरत के हिसाब से ठिकाने बदलता रहता है। तुम्हारे दोस्त ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, साहू के रास्ते में मत आओ। वह वास्तव में बड़ा खतरनाक। प्रदीप साहू से मेरी मुलाकात हो चुकी है। क्या? हाँ। देवराज चौहान गंभीर था। आज दिन में ही अपने 4 आदमियों के साथ मुझसे मिलने के लिए सड़क पर मुझे घेर लिया था, जिसके बदले मेरी कार जल गई। मेरी कार जल गई। एक आदमी को मैंने गोली से उड़ा दिया और दूसरे को जिंदा जला दिया। बाकी 2 को साहू बगल में दबाकर भाग गया। 2 पलों तक तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। लाइन पर हो? देवराज चौहान पुनः बोला। हाँ। जयप्रकाश के गहरी सांस लेने की आवाज आई। अब समझ में आया कि वह खतरनाक है या मैं। देवराज चौहान का लहजा कठोर हो गया। तुम किसी बात की फिक्र मत करो।
साहू का ठिकाना जानते हो तो? नहीं, वह ठिकाने बदलता रहता है। इस समय उसने जाने कहाँ ठिकाना बना रखा होगा। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? मुंबई से। मुझे मेरी बीबी से बात कराना, अनीता शास्त्री। वह मूर्ति कहाँ है? तुम्हारी मूर्ति में क्या दिलचस्पी है? उसके स्वर में हैरानी के भाव उभरे। कोई दिलचस्पी नहीं, जाति तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं, मगर हालात ऐसे हो गए हैं कि समझने वाले समझ रहे हैं कि मूर्ति मेरे पास है। लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, अगर तुम बचने के ख्वाहिशमंद हो तो। नहीं तो मुझे तुम में या मूर्ति में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान। देवराज चौहान। जयप्रकाश के बड़बड़ाने का स्वर कानों में पड़ा। यह नाम सुन रखा है। देवराज चौहान खामोश रहा। एक तो अंडरवर्ल्ड का देवराज चौहान। हाँ, मैं वही देवराज चौहान हूँ। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। और वह जिसने मेरी जान बचाई, मेरा साथी जगमोहन था। ओह! कई पलों तक जयप्रकाश की आवाज़ नहीं उभरी। बात को जल्दी खत्म करो, कहो। इस पर जयप्रकाश का स्वर बदला हुआ था। देवराज चौहान का नाम सुनते ही वह कुछ ठंडा सा हो गया था। मैं तुम्हें हालातों की अच्छी तरह जानकारी दे देना चाहता हूँ। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। चंद्रकांत पाटिल, प्रदीप साहू और मिस किलोरा, यह तीनों हाथ धोकर तुम्हारे पीछे हैं। तुमसे मूर्ति पा लेना चाहते हैं। इनकी पकड़ में आने पर तुमने मूर्ति इनके हवाले नहीं की तो यह बेहिचक तुम्हारी जान ले लेंगे। हाँ, ठीक कहते हो। उसे जयप्रकाश का मध्यम सा स्वर सुनाई दिया। एक बारगी इस बात को मान भी लिया जाए कि इन सब से तुम निपट लोगे, लेकिन नामाशी, जानते हो ना नामाशी को? देवराज चौहान एकाएक ठिठक कर बोला। हाँ, नामाशी उस कबीले का पुजारी है जहां से मैं मूर्ति चोरी करके लाया था। बहुत खतरनाक है वह। हाँ, वही पुजारी नामाशी अपने दो साथियों के साथ तुम्हारी तलाश में है। मेरी निगाहों में तो वह पुजारी न होकर दरिंदा है। वह तुम्हें तलाश करके तुम्हारी जान लेना चाहता है। जितनी जरूरत उसे मूर्ति वापस पाने की है, उतनी ही जरूरत उसे तुम्हारी जान लेने की भी है। तुम सबसे बच सकते हो, लेकिन नामाशी से नहीं। तब तक उससे चिपका रहोगे। उसके सिर पर खून सवार है। जयप्रकाश के गहरी सांस लेने की आवाज आई। हाँ, सब मालूम है मुझे। मैंने इस मामले को मामूली समझा था, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक हो गया है। मुझे मालूम है हर कदम पर मेरी जान को खतरा है। इसी कारण छिपा बैठा हूँ। लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता। जो होना था वह तो हो ही चुका है। होने को तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। कैसे? नामाशी से मेरी अच्छी पहचान हो गई है। वह मेरी बात नहीं टालेगा और तुम्हारी जान बख्श देगा, अगर तुम वह मूर्ति उसके हवाले कर दो। ऐसा करने पर एक बड़ा खतरा तो तुम्हारे सिर से टल जाएगा। हालात को देखते हुए ऐसा करना ही मेरे लिए ठीक होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या मतलब? वह मूर्ति मेरे हाथ से निकल गई है। क्या मतलब? मैंने वह मूर्ति मिसेस कोम्स को छिपाकर रखने को दी थी, लेकिन किसी ने मिसेस कोम्स की हत्या कर दी, और जहाँ पर वह मूर्ति थी वहाँ मूर्ति नहीं है। यानी कि हत्या करने वाला वह मूर्ति ले उड़ा है। तुम्हारी बीवी को पता है कि मूर्ति कहाँ है? हाँ, मैंने ही अनीता को बता रखा है कि वह कीमती मूर्ति मिसेस कोम्स के पास है, और मुझे कुछ हो जाने की स्थिति में वह मिसेस कोम्स से मूर्ति ले सकती है। जयप्रकाश ने कहा। ऐसे में तो तुम्हारी जान को खतरा बढ़ गया है। ये सब तुमसे मूर्ति पा लेना चाहते हैं, जबकि तुम मूर्ति खो चुके हो। किसी को लाख कहो, वह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि मूर्ति तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, ठीक कहते हो। इसी कारण तो मैं छिपा बैठा हूँ।
अब न तो मैं कहीं से मूर्ति ला सकता हूँ और न ही ज़्यादा देर छिपकर अपनी जान बचा सकता हूँ। किसी पर शक है तुम्हें? सब पर ही शक है। किसी को भी इस बात पर शक हो सकता है कि मूर्ति मिसेस कॉम्स के पास है, या फिर किसी को शक होने की स्थिति में वह जबरदस्ती करके मिसेस कॉम्स का मुंह खुलवा सकता था। ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर सब किसने किया है मालूम करना कठिन है। देवराज चौहान के दांत पिच गए। मेरी बीबी से बात कराओ। जयप्रकाश का थकासा स्वर कानों में पड़ा। जयप्रकाश, देवराज चौहान गंभीर था। तुम्हारी बीबी तुम्हारी करतूतों का शिकार हो चुकी है। वह क्या मतलब? जयप्रकाश का व्याकुल स्वर आया। कुछ घंटे पहले तुम्हारी बीबी की किसी ने हत्या कर दी है। नहीं, तुम्हारी बीबी की लाश अभी भी बेडरूम में पड़ी है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। लाइन पर मरघट जैसी खामोशी छा गई। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। वह जानता था जयप्रकाश को सदमा पहुंचा है। खुद को संभालने में एकाएक लगे झटके से उबरने के लिए उसे वक्त चाहिए। माँ, मेरी बेटी, वह जयप्रकाश शास्त्री का कांपता स्वर पुनः आया। तुम्हारी बेटी को भी हत्यारे ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे लगा कि वह भी मरी पड़ी है, लेकिन उसकी सांसें मध्यम गति से चल रही थी। इस समय वह अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में है। अगर उसे कुछ होता है तो कम से कम इलाज की कमी के कारण तो नहीं होगा। सुबह तक सही स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। मैं आ रहा हूँ। कौन से अस्पताल में? आने की गलती मत करना। यहाँ मौजूद सबको तुम्हारी और तुम्हारी जान की जरूरत है। लेकिन मेरी बेटी नमिता की तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम मुंबई में ही रहो और अपना कोई फ़ोन नंबर हो तो दो। मैं तुम्हें मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। पता बताओ। जयप्रकाश ने अपने छिपे होने की जगह का पता बताया। ठीक है, यहाँ से निकलने की चेष्टा मत करना। मैं 1-2 दिन में आकर तुमसे मिलूँगा। लेकिन नमिता की देखरेख? चिंता मत करो, उसकी देखरेख नामाशी और उसके दोनों साथी कर रहे हैं। वह जानते हैं कि नमिता तुम्हारी बेटी है। इस पर भी वह उसका ध्यान रख रहे हैं। फिलहाल तो वह मेरे कहने से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया है कि उनके देवता की मूर्ति जैसे भी हो वापस कर दूंगा। लेकिन मूर्ति तो वह मैं देखूंगा। तुम अपनी बेटी की फिक्र मत करो। मैं मिलूंगा तुमसे, वहीं रहना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर गंभीरता फैली हुई थी। अब यहाँ की तलाशी लेने का कोई फायदा नहीं था। देवराज चौहान ने पुलिस को अनीता शास्त्री की लाश की इसलिए खबर दी कि उसका अंतिम संस्कार वक्त पर हो सके, कहीं लाश पड़े पड़े ही न सड़ जाए। इस काम से निपटकर देवराज चौहान ने नीचे गिरी अपनी रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाली और बाहर निकल गया। देवराज चौहान जब अस्पताल पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। नामाशी का एक साथी नमिता के बेड के पास मौजूद था। खुद नामाशी इधर उधर टहल रहा था। दूसरा साथी अस्पताल के परिसर में बेंच पर सो रहा था, ताकि दिन में वह नमिता के पास ड्यूटी दे सके। अब कैसी हालत है उसकी? चौहान ने नामाशी से पूछा। खतरे से बाहर है, लेकिन उसी तरह बेहोश पड़ी है, नामाशी ने बताया। डॉक्टरों का कहना है कि होश में आने में उसे वक्त लग सकता है। 2 दिन तो मामूली बात है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अब मूर्ति के बारे में कैसे पता चलेगा? नामाशी के स्वर में बेचैनी थी। मैंने अपना वायदा पूरा किया कि जयप्रकाश को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारा वायदा पूरा होता नजर नहीं आता। मेरे वायदे हमेशा पूरे होते हैं। यह तो तुम कहते हो, मुझे क्या पता कि। चिंता मत करो, इस बात का तुम्हें भी जल्दी ही पता चल जाएगा।
देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम जयप्रकाश की बेटी नमिता का ध्यान रखना, कहीं फिर कोई उसकी जान लेने की चेष्टा न करे। इस बारे में फिक्र मत करो, मेरा आदमी उसके सिर पर बैठा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं होटल में जा रहा हूँ, सुबह मिलूंगा, देवराज चौहान ने कहा। नामाशी सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान होटल पहुंचा। तब रात के 12:30 बज रहे थे। फिलहाल पाटिल के आकर सिर खाने की उम्मीद कम थी। कमरे में पहुंचकर बेड पर जा लेटा। नींद आने तक वह अनीता शास्त्री की हत्या में उलझा रहा कि कौन उसकी हत्या कर सकता है, या फिर जयप्रकाश और मिसेस कॉम्स के बारे में सोचता रहा। जो भी हो, वह मूर्ति अब अनजान हाथों में पहुंच चुकी है। अगले दिन उस समय सुबह के 9 बजे थे। चंद्रकांत पाटिल नहा धोकर नाश्ता करके अपने ऑफिस में बैठा था। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। देवराज चौहान की ड्यूटी पर जो वेटर था, उससे वह कम से कम 6 बार पूछ चुका था कि विनोद सेठी सोकर उठा कि नहीं। वेटर ने हर बार यही जवाब दिया कि अभी तो कमरे से चाय या नाश्ते के लिए बेल नहीं बजाई गई। कई बार तो पाटिल का मन करता कि विनोद सेठी यानी कि देवराज चौहान को जाकर उठा दे, परंतु यह सोचकर खामोश रह जाता कि कहीं वह नाराज न हो जाए। इतना तो मालूम था कि वह रात को देर से होटल पहुंचा है। पाटिल ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज वह मूर्ति का सौदा करके ही रहेगा, बेशक वह सस्ते में हो या महंगे में, क्योंकि दोनों स्थिति में उसे मुनाफा था। बेशक कम हो या ज़्यादा नुकसान नहीं था। पाटिल नहीं चाहता था कि मूर्ति किसी दूसरे के हाथ में पड़े। ठीक तभी दरवाजे को धकेलकर धड़धड़ाते हुए 6 आदमी भीतर आ पहुंचे। पाटिल ने हैरानी से सबको देखा। सबके सभी खतरनाक बदमाश नजर आ रहे थे। अलबत्ता उनसे एक जरा उच्च कोटि का दादा लग रहा था। कीमती कपड़े पहने, चेहरे मोहरे से वह ठीक था। फिर देखते ही देखते उन सबके हाथों में रिवॉल्वर नजर आने लगी, सिवाय उस उच्च कोटि के दादा के। यह सब क्या हो रहा है? पाटिल ने संभलकर कठोर स्वर में कहा। बड़े दादा ने आराम से सिगरेट सुलगाई। क्या नाम है तेरा? उसकी आवाज़ में खतरनाक भाव थे। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरा नाम। पाटिल अपने शब्द पूरे भी नहीं कर सका, क्योंकि तब तक बड़ा दादा एक को इशारा कर चुका था। रिवॉल्वर थामे वह बदमाश आगे बढ़ा। पाटिल के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे। वह कुछ भी न कर सका और बदमाश के रिवॉल्वर की नाल उसके गाल पर पड़ी। पाटिल के होठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। गाल भीतर से फट जाने के कारण होठों के कोनों से खून बह निकला था। दांत खून से रंग गए थे। अब बोलो, क्या नाम है? उसकी आवाज़ में दरिंदगी के भाव थे। पाटिल, चंद्रकांत पाटिल। उसने कष्ट लेकर सिर हिलाया। मेरा नाम जानता है? पाटिल ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। खोपड़ी मत हिला, भगवान ने जुबान दी है, उसे हिला। नहीं, पाटिल ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर कहा। मुझे कभी देखा भी नहीं। नहीं। उसने कड़वी निगाहों से पास खड़े अपने साथी की तरफ देखा। सुना तुमने? कान खोलकर सुना। इसने मुझे देखा भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं सुना, और 2 नंबर के धंधे करता है हमारा जमाई राजा। समझे? आम बेचता है और आम का स्वाद भी नहीं जानता। पाटिल की आंखों में खौफ उभरा। जमाई साहब, मेरा नाम त्रिदेव कांडा है। क्या? त्रिदेव कांडा, सुना है यह नाम? हाँ। पाटिल ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर सिर हिलाया। देखा? त्रिदेव कांडा ने कहर भरी हंसी हंसकर पास खड़े साथी को देखा। अब तो हमारा जमाई 2 भाषा बोलता है, मुंह से हाँ कहता है और सिर भी हिलाता है। कहते हुए त्रिदेव कांडा ने सख्त निगाहों से पाटिल को देखा। मेरे बारे में कुछ और भी तो बता। तू तो हाँ बोलकर चुप हो गया। फूट।
मुझे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी होती है, खास तौर से जमाई राजा के मुंह से। जल्दी से मुंह फाड़। चंद्रकांत पाटिल की जान खुश्क होने लगी थी। तुम मुंबई के बड़े दादा मामा विदुरी के दाएं हाथ हो और बहुत ही खतरनाक माने जाते हो। तुम हरामजादे, मेरा नाम जानने के बाद भी तू कुर्सी पर बैठा हुआ है, ससुर की इज्जत नहीं करेगा। पाटिल फौरन भारी शरीर के साथ खड़ा हो गया। देखा, त्रिदेव काड़ा अजीब सी हंसी हंसा, खड़ा हो गया। ससुर की इज्जत करना भी जानता है। खैर छोड़, यह बता, मूर्ति का क्या चक्कर फैला रखा है तूने? मूर्ति? पाटिल के होठों से निकला। मूर्ति मूर्ति मत कर, सारा मामला मुझे बता। त्रिदेव कांडा गुर्राया। वह मूर्ति बहुत पुरानी है, पाटिल जल्दी से बोला। जयप्रकाश शास्त्री नाम का मूर्ति चोर उस मूर्ति को आदिवासी कबीले से चुरा लाया था। आगे बोलता रहा, मैंने पूरा मामला पूछा है। वह मूर्ति किसी भी विदेशी पार्टी को करोड़ों में बेची जा सकती है, लेकिन मूर्ति किसी के हाथ नहीं लगी। कुछ लोग जयप्रकाश के पीछे लग गए, तो जयप्रकाश मूर्ति के साथ कहीं छिप गया। अब जयप्रकाश ने किसी को मूर्ति का सौदा करने भेजा है। विनोद सेठी नाम है उसका, ऊपर कमरे में ठहरा है। कमरा नंबर? पाटिल ने देवराज चौहान का कमरा नंबर बता दिया। और कौन कौन है मूर्ति के चक्कर में? मैंने अपनी डायरी में लिखे नामों से नाम मिलाने हैं। प्रदीप साहू। दूसरे जमाई को भी भीतर ले आओ, त्रिदेव कांडा ने कड़वे स्वर में कहा। अगले ही पल ऑफिस के खुले दरवाजे से प्रदीप साहू और उसके दो साथियों ने भीतर प्रवेश किया। उसके पीछे त्रिदेव कांडा के दो आदमी रिवाल्वर लिए हुए थे। यही है ना प्रदीप साहू? त्रिदेव कांडा हंसा। हाँ, मूर्ति के चक्कर में एक तू हो गया, दूसरा प्रदीप साहू, तीसरा विनोद सेठी जो ऊपर ठहरा है। और बोल, कौन कौन है इस मामले में? त्रिदेव कांडा ने मुंह बनाया। और तो मैं नहीं जानता। नहीं जानता? त्रिदेव कांडा गुर्राया। नहीं। त्रिदेव कांडा ने खा जाने वाली निगाहों से प्रदीप साहू को देखा। तू बोल, और कौन हरामजादा मूर्ति के फेर में है? वह लोग जिनके कबीले से जयप्रकाश मूर्ति चुरा लाया था। साहू घबराया हुआ था। कहाँ है वह? खंडाला में ही है। साले, खंडाला में कहाँ? यह नहीं जानता मैं। देखा है उन्हें? उनमें से एक को देखा था, जो ऊपर कमरे में विनोद सेठी से मिलने कल आया था। प्रदीप साहू के मुंह से विनोद सेठी का नाम ही निकला, जानते हुए भी देवराज चौहान नहीं निकला। कोई और? प्रदीप साहू ने इनकार में सिर हिलाया। पाटिल को देखने पर उसने भी इनकार में सिर हिलाया। एक विदेशी है, मिस किलोरा। वह इसी होटल की पहली मंजिल पर ठहरी है। हरामियों, मामला तुम्हारा है और तुम नहीं जानते, जबकि मैं सब कुछ मालूम कर चुका हूँ। कई पलों के लिए वहाँ गहरी खामोशी छाई रही। साइलेंसर लगा। त्रिदेव कांडा ने अपने आदमी को दांत पीचकर कहा। वह फौरन कपड़ों में फंसा रखा साइलेंसर निकालकर रिवॉल्वर पर फिट करने लगा। चंद्रकांत पाटिल और प्रदीप साहू के चेहरों पर खौफ के भाव लहरा उठे। माँ, मेरा कसूर क्या है? पाटिल ने हिम्मत करके खरखराती आवाज में पूछा। कोई कसूर नहीं है, त्रिदेव कांडा सर्द स्वर में बोला। तुम लोगों के लिए बेकार में मुझे 50 काम छोड़कर खंडाला आना पड़ा। मामा विदुरी नहीं चाहता कि तुम लोग मूर्ति के मामले में दखल दो। ठीक है, प्रदीप साहू जल्दी से बोला। हुक्म सिर आंखों पर। हम अब मूर्ति के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हुक्म सिर आंखों पर हो या पाँव और घुटनों में। मामा विदुरी ने कहा तो पूरा ही होगा। होठ बीच कर कहते हुए त्रिदेव कांडा ने अपने आदमी को देखा। उल्लू के पट्टे, अभी तक तेरे से साइलेंसर नहीं लगा। लग गया लग गया। लग गया लग गया तो ऐसे कह रहा है जैसे तू लग गया। चल अब।
तुम क्या करने जा रहे हो? साहू भय से खुश्क स्वर में बोला। मामा विदुरी की आज्ञा का पालन। त्रिदेव कांडा मौत भरे अंदाज में हंसा। क्या? पाटिल का शरीर कांपा। मूर्ति के मामले में लगे सब लोगों को शूट करना है। त्रिदेव कांडा ने व्यंग भरे अंदाज में कहा। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम मूर्ति तो क्या, यह धंधा ही छोड़। गेड़गेड़ मत कर। मामा विदुरी ने जो कहा है सिर्फ वही होगा। समझदार बन और छाती तान कर मर, भगवान के लिए हमें। तभी त्रिदेव काड़ा का जबरदस्त थप्पड़ पास खड़े अपने साथी पर पड़ा। उल्लू के पट्टे, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? खत्म कर इन चारों को। उसने जल्दी से साइलेंसर वाला रिवॉल्वर सीधा किया। 4 गोलियां चला दी, जो कि प्रदीप साहू, चंद्रकांत पाटिल और साहू के दोनों आदमियों को जा लगी। बेल बजने पर मिस किलोरा ने दरवाजा खोला तो सामने त्रिदेव कांडा को खड़े पाकर, अजनबी को सामने पाकर वह मन ही मन सतर्क हुई। उसने कमीज सलवार पहन रखा था, यानी कि खूबसूरत विदेशी चेहरा और हिंदुस्तानी परिधान। खासी खूबसूरत लग रही थी और जच रही थी। मानना पड़ेगा, त्रिदेव कांडा ने होठ सिकोड़कर कहा, गजब की खूबसूरत हो। मिस किलोरा के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। कौन हो तुम? जवाब में त्रिदेव कांडा ने मिस किलोरा की बाह पकड़कर पीछे किया। फिर दरवाजा पूरा खोलकर भीतर आने के पश्चात सिगरेट सुलगाकर कस लिया। खूबसूरत हो, और खूबसूरती का प्रभाव तभी कायम रहता है जब मुंह से मीठे शब्द निकाले जाएं। डंडा मारने वाले अंदाज से बात की जाए तो सामने खड़ी खूबसूरती फीकी लगने लगती है। मिस किलोरा को कपड़ों में छिपा रखी रिवॉल्वर एकाएक चुभने लगी। उसे लगा कि सामने वाले की किसी भी हरकत पर उसे कभी भी रिवॉल्वर निकालनी पड़ सकती है। क्या चाहते हो? मिस किलोरा के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। त्रिदेव कांडा अपने ही खतरनाक अंदाज में हंसा। चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन फिर कभी सही। अभी वक्त कम है। और इस वक्त क्या करना चाहते हो? मिस किलोरा के होठ बिछ गए। त्रिदेव कांडा ने अपने अंदाज में मुस्कुराकर मिस किलोरा की आंखों में झांका। मूर्ति चाहिए। मिस किलोरा चौंकी। मूर्ति? हाँ, वही आदिवासी देवता की मूर्ति जिसके लिए तुम हिंदुस्तान में डेरा जमाए बैठी हो, जिस पर तुम करोड़ों लगाने को तैयार हो, और शायद करोड़ों के साथ 1-2 रात के लिए खुद को भी लगा दो। कहने के साथ ही त्रिदेव कांडा ठठाकर हंस पड़ा। मिस किलोरा पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। कौन हो तुम? कांडा, त्रिदेव कांडा, मुंबई अंडरवर्ल्ड के 2-4 बड़े बड़े दादाओं में से एक दादा, मामा विदुरी का मुंह लगा चमचा। राइट हैंड भी कह सकती हो, या फिर तुम मुझे मामा विदुरी की होली शोली इंचार्ज भी कह सकती हो, या फिर तुम मुझे मामा शाह का सबसे खतरनाक आदमी समझ सकती हो। मेरे ख्याल में तुम अब पूरी तरह समझ गई होगी कि असल में मैं क्या हूँ। समझ गई। मिस किलोरा की आवाज़ बेहद शांत थी। लेकिन मैंने मामा विदुरी का नाम नहीं सुना। मुंबई में जाकर किसी से भी पूछो, मालूम कर लेना। त्रिदेव कांडा के बारे में भी पूछना मत भूलना। मतलब कि मेरे बारे में पूछोगी तो कई तारीफी शब्दों के साथ मेरा नाम लिया जाएगा। मिस किलोरा त्रिदेव कांडा को घूरते हुए बोली, तुम मूर्ति के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मूर्ति के बारे में ही बात कर रहा था। अभी तुम्हारे जिस्म की तारीफ नहीं की। कहाँ है मूर्ति? मेरे बॉस मामा विदुरी के धुलाई डिपार्टमेंट के पास। वह मूर्ति को नहला धुलाकर चमका रहे हैं ताकि उसे जरा से मोटे दामों पर बेचा जा सके। सुना है तुम भी उसे खरीदना चाहती हो। हाँ। त्रिदेव कांडा ने जेब से एक कार्ड निकालकर आगे बढ़कर मिस किलोरा के हाथ पर रखा। मिस किलोरा ने कार्ड पर निगाह मारी। कार्ड पर सिर्फ फ़ोन नंबर लिखा था। मुंबई आकर इस नंबर पर फ़ोन करके अपना नाम बता देना, बाकी हम संभाल लेंगे।
कहने के साथ त्रिदेव कांडा पलटने को हुआ कि मिस क्लोरा बोली, इसे खरीदने वाले और भी हैं। वह प्रदीप साहू और चंद्रकांत पाटिल की बात कर रही हो शायद तुम। त्रिदेव कांडा खतरनाक अंदाज में हंसा। उनकी फिक्र मत करो, वह खरीदने वाले नहीं, गन डालने वाले थे। मैं अभी गंदगी साफ करके ही आ रहा हूँ। पाटिल के ऑफिस में मैंने उन सबको शूट कर दिया है। विनोद सेठी नाम का एक और मूर्ति के फेर में इसी होटल में ठहरा हुआ है, वह भी अभी साफ हो जाएगा। तुम मुंबई पहुंचो और इस नंबर पर फोन करके मूर्ति का सौदा वोदा तय करो। कहने के साथ ही त्रिदेव कांडा बाहर निकल गया।